नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। बहुत सारे लोगों को आपके साथ साबका कराया है और इस कड़ी में आज हम बैठे हुए हैं श्री राकेश गुप्ता जी के साथ। राकेश गुप्ता जी लघु उद्योग भारती में बड़े अच्छे पदों पर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियों पर हैं। आप जानते हैं संस्था के बारे में जो इस देश को चलाने वाले उद्यमियों की आवाज़ है, लेकिन राकेश गुप्ता उन मजदूरों की भी आवाज़ है जो इन बड़े बड़े संस्थानों में उनका आधार है, जो अपना पसीना, अपनी मेधा और अपनी शक्ति से सींचते हैं। तो बिल्कुल भी समय न लेते हुए हम स्वागत कर रहे हैं राकेश गुप्ता जी का। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ। आप कहें कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। ये सर एक इस तरह का एक पॉडकास्ट है जिसमें हम लोगों के किन्हीं क्षेत्रों को थोड़ा थोड़ा छूने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा भी कि लघु उद्योग भारती के आप पास्ट प्रेसिडेंट हैं, आप डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, अभी आप कुछ जिलों के प्रभारी हैं। तो आपके विचार मुझे इतने अच्छे लगे कि आपकी भाषा में केवल ऐसा नहीं था कि आप उद्यमी की भाषा बोल रहे हैं, जबकि संस्था उद्यमियों के रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाई गई है। आप मजदूरों के प्रति भी उतना ही हृदय में दया रखते हैं। देखिए, आपका जो सोच जो है ना, कोई अलग से नहीं है, ऐसा ही जनरली विचार बनता है। पर मैं भी आपको फिर से ये कह देने में हिचकूंगा नहीं कि उद्यमी कैसे, उद्यमी क्या अकेले व्यक्तिगत रूप से अपना उद्योग चला सकता है? नहीं चला सकता। उसको किस बात की जरूरत होती है? पैसे की, मशीन की, जमीन की, सो एंड सो। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय, उसमें चाहिए उसको मानव संसाधन। मानव संसाधन यदि नहीं अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा तो उसका उत्पाद अच्छा नहीं होगा। वो उद्यमी एक सफल उद्यमी नहीं बन पाएगा, कितनी भी उसमें वो पूंजी लगा दे, कितने भी साधन उसमें वो कैपिटल लगा दे। तो अब एक अच्छा मानव संसाधन कैसे बनता है? वो जब भी बनता है जब हम मिलजुल कर काम करेंगे। सिर्फ उसको एक मजदूर के रूप में नहीं देखेंगे। मशीन की देखिए हम बात करते हैं, मैं विषय पर आऊँगा अपने विचार रखने से। मशीन को हम लेते 2 करोड़ की, 1 करोड़ की, 10 लाख की, 50 लाख की। उसमें एक ब्लू बुक आती है, मेंटेनेंस बुकलेट जिसके बोलते हैं। उसमें कोई गाइडलाइंस होती है, इस दिन इसको खोलो, इतने आवर्स चलने के बाद इसकी ये मेंटेनेंस करो, जिसको हम अपने मैनेजमेंट फिलॉसफी में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। हम उसका पालन नहीं करते तो क्या होता है, वो मशीन ब्रेक डाउन कर जाती है। फिर हम कहते हैं देखा, हमने इस हफ्ते को रविवार को उसका ऑयल चेक नहीं किया, देखो वही हो गया जो मैं कहता था। हाँ। ऐसे ही मानव है। मानव को भी निरंतर हमें देख रेख करनी है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसको समय समय पर वेतन उसको मिलता रहे, जो चीजें हमारे और आपके बीच में हैं उसको बिना कहे मिल जाएं। जैसे हर व्यक्ति को, एक मजदूर को, मजदूर श्रमिक, हर आदमी श्रमिक है, हर लेवल पे श्रमिक है। कोई बड़ा है, कोई व्हाइट कॉलर है, कोई ब्लू कॉलर है। श्रमिक तो सभी के अपने अपने लेवल की अपेक्षाएं हैं। जैसे मनुष्य के अपने अपने अंग हैं, तो हम क्या किसी फैक्ट्री को, संस्थान को, इंस्टीट्यूशंस को एक व्यक्ति मान सकते हैं, और जैसे मालिक है उसका कोई अंग है और श्रमिक उसका अंग है, ऐसा मान सकते हैं? मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक उद्योग को एक देश मानता हूँ। आप कहें कैसे? यदि हम एक राष्ट्र को लें, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, 6 मिनिस्ट्रीज आपकी एक छोटे से उद्योग में होती है, चाहे 100 आदमियों का हो, चाहे 200 का हो। जैसे कि फाइनेंस वहां भी होता है। फाइनेंस किस लिए? पैसा लाना है, उसका सदुपयोग करना है। प्रोक्योरमेंट होता है जिसको मटेरियल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट बोल देते हैं। डिफेंस होता है सिक्योरिटी, बिल्कुल, कि जो माल आया सही मात्रा में आया उसकी गिनती करता है, स्टोर में उतरता है। लेबर डिपार्टमेंट हो गया, श्रमिक है ना। लेबर मिनिस्ट्री होगी, वेतन समय पे जा रहा है, वर्कर समय पे आ रहा है, उसको अवकाश समय पे मिल रहा है। उत्पादकता जिसकी वजह से उसको रखा गया है, क्या वो सही हो रही है कि नहीं, उसमें कोई गिरावट है तो कारणों में जाओ, व्यक्तिगत कारण है, मैकेनिकल कारण है, उसी तरह के निर्णय और सुधार करो। तो इस तरह की चीजें ये संपूर्ण रूप से बनता है। इसका संतुलन बनाना, और जिन उद्योगों ने, जिन परिवारों ने
आप बात करते हैं छोटी सी दुकान पर, एक मैं एक छोटी सी शॉप की बात कर लेता हूँ जहाँ 4 मजदूर हैं। मालिक सुबह आके शटर खोल के दुकान खोलता है, साफ सफाई करता है, वो काउंटर पे बैठा है, वही मशीन पे बैठा है। अंदर तो स्टोर पे आपका मजदूर काम कर रहे हैं ना। डिस्प्ले रखा हुआ है, शेल्फ में आर्टिकल्स डिस्प्ले किए हुए हैं, एक आर्टिकल यूज हो गया, रिफिल नहीं किया, कस्टमर आया मांग रहा है, पूछ रहा है, शोर सब मच रहा है, असुविधा सी महसूस हो रही है। इस सब बातों के लिए समय समय पर श्रमिकों को ट्रेनिंग देना, समय समय पर उनको उस बातों से वाकिफ कराना, उसमें उनकी हाइजीन भी आती है। सिर्फ आप मशीन की हेल्थ नहीं, कर्मचारी की हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है। उतना ही अवकाश कम लेगा, उतनी ही प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, हैं? जो उसके मन से अच्छा होगा, उत्पाद जो बनेगा वो गुणवत्ता का उत्पाद होगा, जहां जाएगा वो ग्राहक आपसे संतुष्ट होगा। आज 2 रुपए का काम देता है, कल 4 रुपए का देगा, शिकायत कम आएंगी, यू विन, आप जीतो हम जीते, सभी सब तरफ मुस्कुराहट होगी, सभी जीतेंगे, विन विन की स्थिति होगी। उसमें आपको अपना अच्छा, आप पढ़े लिखे योनि से आते हैं। मैनेजमेंट इज व्हाट, जिस सब चीजों को मैनेज करना। आप कई बार आपको ऐसी परिस्थितियां प्रतिकूल मिलती हैं, उसमें भी आपको संतुलन बनाना पड़ता है। आप जानते हैं कि ये चीज जो मुझे कही जा रही है ठीक नहीं है, पर आप अपने चेहरे पर गुस्सा नहीं आने देते, क्योंकि 5, 10, 20 वो लोग आपको देख रहे हैं जो आपसे प्रभावित होने वाले हैं। आपका इस तरह का किया हुआ व्यवहार उनको गलत इंप्रेशन गलत जाए। तो ये बहुत सी चुनौतियां दोनों के लिए। श्रमिक बेचारा आता है सुबह, वो तो सब कुछ छोड़ के आता है। इस तरह की चीजें, संतुलन तो बनाना पड़ेगा, और अच्छा संतुलित वातावरण ही आपको उन्नति देगा, और वो ऐसी उन्नति देगा जिसको आप लंबे समय के लिए सस्टेन कर पाए। आप एचआर बैकग्राउंड से आते हैं। बड़ी कंपनियां तो क्या है कि एचआर टीम रख लेती हैं, एचआर हेड रख लेती हैं। छोटा आदमी के लिए क्या आपका सुझाव है कि व्हाट इज एचआर, वो क्या करें? आपने जो प्रश्न रघुवंश जी उठाया, व्हाट इज एचआर, ह्यूमन रिसोर्स को हम समझे तो सही, क्या है ह्यूमन रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स तो भाई जो शॉप फ्लोर में है, मानव तो है वो भी, प्रोडक्शन मैनेजर, उसको एचआर पढ़ाना ही जरूरी है क्या? उसको, वो अपने घर से नहीं आता है, उसको पता है जब मैं घर से सवेरे दूध लेने जाता हूँ तो मैं उससे कैसे बात करता हूँ, पंसारी की दुकान में मैं कैसे बात करता हूँ। तो क्या वो पढ़ के है? वहां तू तड़के से नहीं बात करता ना। हाँ भाई राम राम जी, मुझे ये चीज दे दो। वैसे ही जब वो आदमी अपने कारखाने में आता है, तो सिर्फ उसको इतना ही तो करना है, उसकी मानवता को ठेस ना लगे। देखिए, मैस्लोज थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट बहुत पहले हमने पुस्तक में थ्योरी पढ़ी थी। उसने उस मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स में कहा था कि जब सब प्रथम एक व्यक्ति अपने जीवन में काम शुरू करता है, मैं श्रमिक के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, उस समय उसको क्या चाहिए होता है? घर, मकान, रोटी। जब वो 2-3 साल के बाद उसको सुनिश्चित कर लेता है कि अब तो ये मेरा बन गया, मुझे रोजगार मिलने लगा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ी मेरी अपने कारखाने में, मेरी पीयर ग्रुप में पहचान बने, मुझे आदर मान मिले, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ मुझे वो नाम से पहचाने, उन्नति चाहता है। जब हम इन पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं, वहां पर बात खराब होती है। अब एक लड़का इंजीनियर आता है आज ग्रेजुएट, उसको ए फॉर एप्पल मान लीजिए नहीं मालूम, जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन देंगे 2 साल के लिए, तुम्हें कंपनी में ट्रेनिंग रखेंगे। उसके पीछे बैकग्राउंड क्या होती है कि इसको सब पहले सब क्षेत्रों में भेज दो, यानी मेंटेनेंस में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, और जब 2 साल पूरे हो जाए फिर इससे पूछें। एक तो हम अपना ओपिनियन बना लें अप्रेजल करके, एक इससे पूछें कि भाई कौन से क्षेत्र में आप जाना समझते, कहाँ ज्यादा अच्छा लगा, हम उसके हिसाब से दे देंगे, ताकि उसमें दिलचस्पी है, रुचि है, तो उसका उसमें कंट्रीब्यूशन, क्वालिटी कंट्रीब्यूशन। अब वही व्यक्ति जो 20 साल वाला मुलाजिम जो श्रमिक काम कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, वो अपने उस अधिकारी से क्या समझता है, कल तो आया है, मैंने तो उसे सिखाया है, उससे बदले में कुछ नहीं होगा। उसे पता है कि इंजीनियर्स आएंगे, मैनेजर्स आएंगे, मुझे उनको सब कहना ही है, पर उससे क्या अपेक्षा करता है कि जब मैं कहूँ सर मुझे जरा वॉशरूम जाना है, जैसा मुझे आज जरा थोड़े 2 घंटे का अवकाश है, कैसे कर सकते हो? वहां पर ठेस लगती है उसकी। वो चाहता है ऐसा तो ना करें,
तो मैं ये कह सकता और हूँ या मना भी किया जा सकता तो तरीके से किया तरीके से जाता। किया। यार आई कैन नॉट रन माई फैक्ट्री विदाउट यू, आज तू रुक जा, कैसे होगा? आज तू रुक जा, मेरे लिए तू तो सब कुछ है रे। ये ह्यूमन रिसोर्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसकी पहली क्लास घर से शुरू होती है, संस्कारों से। बिल्कुल। तो माँ बाप कैसा काम करें बच्चों को कि वो बच्चे आने वाले देश के लिए अच्छे ह्यूमन रिसोर्स साबित हों। उनको सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखना है कि बेटे अपने माता से आप कह के बात करो, सुबह उठो तो उनके चरण स्पर्श करो, किसी दूसरे घर में मिलो तो राम राम करो, नमस्ते करो। ये बात उनको कहनी है कि जब यहाँ से आप बाहर निकलते हो घर से, ये आपकी शैली बाहर भी आनी चाहिए। जब अध्यापक से मिलो उसको नमस्कार करो, अपने से बड़ों को मिलो उनको भी नमस्कार करो, ताकि वो संस्कार एक्सपैंड हो, वो उस चार दीवारी तक ही सीमित ना रहने। ये फर्क है। और आप संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, संघ के विचारों से प्रभावित हैं। इस संगठन का जबकि इस पे एक समय ऐसा भी आया कि प्रतिबंध भी लगे, इसका क्या योगदान है भारतीय जनमानस में संस्कारों के जागरण, प्रकाशन और स्थापना? देखिए, संघ में बालकाल से स्वयं सेवक रहा। पहले हम पंजाब में थे, सन 72 में 71 की लड़ाई के बाद जब हिंदू पाक कन्फ्लिक्ट हुआ, हमारे बाबूजी यहाँ पर फरीदाबाद भी समझा कि आए, यहाँ भी आते ही शाखा में जाना शुरू किया। हम संघ क्या है जो हमने संक्षिप्त में हम बताएंगे कि हम व्यक्ति निर्माण पे बहुत जोर देते हैं। हमारी ये सोच है, हमें ये बताया गया, हमने सीखा समझा अपने संगठन के से कि जो हम शाखा पे जोर क्यों देते हैं। 1 घंटे की शाखा होती है कि शाखा में जो बच्चा आएगा शिशुकाल में, जब वहाँ पे व्यायाम भी होगा, बौद्धिक भी होता है, कोई ना कोई विषय पे उसको रोज बातचीत सुनने को मिलती है, आपस में मिलजुल कर खेलने को सिखाया जाता है, व्यायाम कराए जाते हैं, प्रार्थना होती है। ध्वज को हमने अपना गुरु माना है, किसी व्यक्ति विशेष को गुरु नहीं माना है, ताकि व्यक्ति तो अपनी व्यक्तिगत सोच लेकर आएंगे। इस तरह के जो व्यक्ति निर्माण, जब व्यक्ति निर्माण अच्छा होगा, उसी ने फिर बाद में आकर अपनी विभिन्न जिम्मेदारियों को, कोई सामाजिकता में, कोई राजनीतिक में, कोई प्रशासनिक में, जब वो संभालेगा तो आपको महसूस हो जाएगा ये यार इसकी कोई बैकग्राउंड है। इसलिए हम जोर देते हैं व्यक्ति निर्माण, एक अच्छी फाउंडेशन बना देना। आपने बहुत अच्छी बात कही कि संस्था, इस संस्था का जो गुरु है वो झंडा है, ध्वज, हाँ है ना। हाँ जी, ध्वज को गुरु माना है, व्यक्ति को नहीं। लेकिन आप ये भी मानते हैं कि कोई कोई व्यक्ति आता है और संस्थान में अपनी छाप छोड़ देता है। नहीं वो तो बोल करके अपना एक स्टाइल है। नहीं वो देखिए बिल्कुल उसमें तो दो राय ही नहीं है। जैसे मैं एक उद्योग में हूँ, मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रहा, मेरी अपनी सोच थी काम करने की, मैंने कुछ बिंदुओं पर ज्यादा नजदीक किसी से काम किया। वो व्यक्ति की भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्राइम मिनिस्टर दिए देश को, और दोनों की पर्सनालिटी में बहुत अंतर है। वो तो देखिए कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, सोच अलग है, अप्रोच अलग है, पर राष्ट्र प्रथम है, मानवता प्रथम है, मेरा समाज मेरा प्रथम है, उस पर हमारा बिंदु वो उससे हम नहीं भटके। देश देता हमको सब कुछ, हम भी देश को कुछ देना सीखें। क्या दे सकते हैं? ईमानदारी, लगन। आज हमारे 5 तत्व पे हमारी इस पर आ रहा है विषय, जिसमें हमारा पर्यावरण, समरसता। लास्ट में जो 5वां विषय है वो है नागरिक नैतिकता, सिविक ड्यूटीज। वो क्या है कि हम हेलमेट पुलिस को देख के क्यों पहने? मैं गिलास पानी इतना पीना हूं, मैंने इनको कह रखा है कि भाई इतना दो, जब चाहिए होगा दूसरी बार ले लेंगे, तो जो बच गया पानी वो गिरेगा। छोटी छोटी चीज। मेरा बिजली का बिल आए, मैं कटने की प्रतीक्षा क्यों करूं? उसमें लिखा है अंतिम तारीख, उससे पहले पे करूं। हो सकता है उस दिन कोई ब्रेकडाउन हो जाए सिस्टम में, फिर मैं ये बात लेके क्यों जाऊं कि सब देखो ब्रेकडाउन था जी, मैं तो अरे भाई तुम उसी दिन तक के वेट क्यों कर रहे हो? ये नैतिकता। तो आपको लगता है कि जैसे हमने एक लंबी गुलामी सही, और 1947 में हम आज़ाद हुए, 50 में हम गणराज्य बन गए, हमारे आसपास या हमारे भी 1-2 साल बाद कुछ देश आज़ाद हुए और वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर गए, हम रह गए पीछे।
तो कहीं ये जो नैतिकता वाली बातें हैं, जो राष्ट्र प्रथम वाली बातें हैं, जो हम कह रहे थे इदम नमः इदम राष्ट्राय स्वाहा, वो बातें कहने में ज़्यादा थी, करने में कम। जब 1947 में जब आज़ाद हुआ, जिन लोगों के में जज्बा था उनको तो वो स्थान मिला ही नहीं जो निर्णय ले सकें। जैसे हम सरदार पटेल जी की बात करें, नेताजी को भूल गए, हम उनके योगदान को ही भूल गए। क्या उस समय वो जब हमने क्या किया, जैसे आज़ाद हुआ कुछ बिंदुओं को लेकर देश दो बंटवारा हुआ, हम उससे भटक गए। हमने कहा नहीं ये तो सब भाई भाई, अरे भाई भाई होते तो नहीं बंटवारा होता ना। हाँ है? हमने आज भी कहा कि हम सब साथ रहेंगे, साथ ही रहते हैं, साथ ही पढ़ेंगे, साथ ही लिखेंगे, एक ही खाना खाएंगे, पर ये आवाज तो दोनों तरफ से आनी चाहिए ना, रेसिप्रोकल होना चाहिए। वो कि हमारे लोगों ने जाने अनजाने में, आई डोंट नो क्या कारण रहे होंगे, हमें जात पात में बांट दिया। जात के अंदर भी जात, मतलब जात के अंदर भी जात, छोटा बड़ा, है ये बंसल है, ये अग्रवाल है, ये फलाना है, ये ढमका है, इस तरह का हमें उसी में उलझा दिया। नहीं, यदि हम उस समय उन बिंदुओं पे बात करते कि राष्ट्र प्रथम। अभी हम अनौपचारिक बात में कह रहे थे कि जापान में जब इतना बड़ा परमाणु अटैक हुआ, शायद वो वर्ल्ड का पहला परमाणु अटैक था, उसके बाद वो छोटा सा मुल्क, छोटे छोटे लोग और बड़े विचारों वाले बन गए और खड़े हो गए, तनकर विकसित राष्ट्र बन गए। हमारे पास क्या कमी थी? हम तो विश्वगुरु थे ना। देखिए, उनके बारे में कहा जाता है और हमने अनुभव भी किया है कि एक जापानी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, जब 1 से 2 हो जाते हैं तो वो अपने आप को ताकतवर महसूस करते हैं कि वो टीम बन जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि हम जब जैसे हम ग्रुप बन जाते हैं हम कमज़ोर हो जाते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से बड़े स्ट्रांग रहते हैं। वजह कि मैंने जैसे ग्रुप में 5-7 लोग बैठे हैं, चर्चा चल रही है, कोई विषय पे निर्णय लेना है, हम वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि जो जिसने कहना कह ले, मैं अपना पॉइंट दबा के रखता हूँ। तो हमारा सामूहिक निर्णय हो, इसमें हमें खुशी का अनुभव नहीं होता। मेरा क्या योगदान है, देखा मैंने कहा था, हम इस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं जितना समझाऊं इस बात से, बात ये है कि आपको अपनी सीमाएं पता रहनी चाहिए, आपको अपनी क्षमताएं पता रहनी चाहिए, और क्षमता बेशक आप में हो, यदि वह विषय आपसे संबंधित नहीं है, उस समय पर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो वहाँ जेल होने की जरूरत नहीं है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपने इस बातचीत को कैसे लिया, आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है शकुन रघुवंशी, आप देख रहे थे व्हाइट प्रिंट हिंदी। सर, आपने समय दिया, बहुत कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मोड़ पर जरूर मुलाकात।